हेलो लर्नर्स, वेलकम टू शिक्षा एक नया सवेरा। आज हम पाठ का सार देखेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है और उसका शीर्षक है विदाई संभाषण। यह कक्षा 11वीं से है। विदाई संभाषण पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। लॉर्ड कर्जन भारत के 2 बार वायसराय रहे। उनका पहला कार्यकाल सन 1899 से 1904 तक और दूसरा 1904-1905 तक रहा। बाल मुकुंद गुप्त जी का यह व्यंग्य पाठ लॉर्ड कर्जन के समय भारत व भारतीयों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो बच्चों, लॉर्ड कर्जन का नाम बंगाल विभाजन के साथ भी जोड़ा जाता है। उन्हीं के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। सामान्य रूप से देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए। नए नए आयोग बनाए गए, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या था? बस शासन में अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना और देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में उपयोग करना था। तो जो भी अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, तो उनका क्या एक मुख्य कार्य था कि जो भी भारत के संसाधन हैं उनको यूज़ करना, और उसका फल किसको मिलता था? अंग्रेज़ों को ही मिलता था। जो भी वह नए आयोग बनाते थे, जो नए नए डेवलपमेंट करते थे, विकास के कार्य करते थे अपने शासनकाल में, उन सब का हित क्या था? अंग्रेज़ों के लिए ही था। भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वो सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और बंगाल का विभाजन भी कर दिया। कि होता क्या था कि जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाए तो उससे क्या होता है कि जो भी न्यूज़ है, जो भी समाचार है, जो भी देश में हो क्या रहा है, वह आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाता था। तो यह भी एक सरकारी निरंकुशता का आधार था कि सरकार ने इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ तक कि बंगाल का विभाजन भी कर दिया। लेकिन काउंसिल में अपनी मनपसंद के एक अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवाने के चक्कर में उन्हें देश विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा, जिस कारण उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया। उनका इस्तीफ़ा तत्काल मंजूर भी कर लिया गया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो हुआ क्योंकि उनका भी एक एंड आ गया। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ किसी का समाप्त तो होता ही है, राज हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने एक मनपसंद अंग्रेजी सदस्य को वह अपने उसमें नियुक्त करना चाहते थे अपने ऑफिस में। तो लेकिन जिस कारण उनको इस्तीफ़ा तक देना पड़ गया। इस पाठ की शुरुआत में लेखक भारत में लॉर्ड कर्जन का शासन खत्म होने पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। मतलब इस पाठ की स्टार्टिंग जैसे होती है, जब आप पढ़ोगे, यहाँ तो मैं सार समझा रही हूँ, लेकिन जब आप पाठ भी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो लेखक हैं वह लॉर्ड कर्जन के शासन खत्म होने पर अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि इस संसार में सब बातों का एक ना दिन अंत ज़रूर होता है, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उनके शासनकाल का अंत हो जाएगा। कहते हैं कि जो एक ना एक दिन किसी भी बात का या किसी इंसान का अंत तो होता ही है, उसको तो जाना ही है। लेकिन किसी ने भी, देशवासियों और स्वयं कर्जन ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उनके शासनकाल का अंत हो जाएगा। इससे पता चलता है कि आपके और देशवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर दोनों का कोई बस नहीं है। यहाँ पर तीसरी शक्ति का मतलब है इंग्लैंड की महारानी को कहा गया है, जिसके आदेश वायसराय को भी मानने पड़ते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि किसी से भी बिछड़ने का समय बहुत अधिक दुखदाई होता है। इसलिए आज कर्जन के बिछड़ने पर
हम सब भी बहुत दुखी हैं। हालांकि जब कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए थे, तब भी भारतवासी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्जन इस देश को छोड़कर कल ही वापस चले जाएं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मतलब कर्जन की नीतियां इतनी कठोर थीं कि वे सब भारतवासियों को चुभती थीं, और जिससे कि भारतवासी खुश नहीं रह पाते थे। तो सब यही प्रे करते थे, यही दुआ करते थे कि ये वापस चले जाएं। लेखक आगे कहते हैं, मुझे कर्जन का देश देखने का मौका तो मिला नहीं, इसलिए मैं यह नहीं जानता हूँ कि वहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ते समय लोगों का दुख होता भी है या नहीं। मगर हमारे देश में तो पशु पक्षियों को भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख होता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है, जो अध्याय है, यह उनकी प्रसिद्ध लेख है शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें से लिया गया है। तो उसमें वह एक व्यंग रचना है, तो उसी में से यह एक अंश को लिया गया। यहाँ पर वह भी ये बता रहे हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं, वे भी आपस में जब बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। लेखक अपनी इस बात को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार शिव शंभू के पास दो गायें थी। यह एक काल्पनिक पात्र है। उनमें से एक गाय काफ़ी बलशाली थी तो दूसरी कमज़ोर। अब बलशाली गाय अक्सर कमज़ोर गाय को अपने सींगों से मारा करती थी। एक दिन शिव शंभू ने उस बलशाली गाय को एक पुरोहित को दे दिया। तो बलशाली गाय से बिछड़ने पर रोज़ उससे मार खाने वाली दुर्बल गाय बहुत दुखी हुई, और उसने उस दिन दिन भर कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस देश में पशुओं को भी एक दूसरे से बिछड़ते समय दुख होता है, तो सोचिए उस देश में मनुष्यों की क्या दशा होती होगी। लेखक आगे कहते हैं कि इस देश में जितने भी शासक आए, एक ना एक दिन सब लौटकर अपने देश वापस चले गए। इसलिए कर्जन को भी एक दिन वापस जाना ही होगा, या जाना ही था। लेकिन उसके शासनकाल का अंत इतना दुखद होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे देश पर जितने भी शासकों ने राज किया, वह एक ना एक दिन लौटकर अपने देश वापस चले ही गए। तो इसलिए कर्जन को भी एक दिन वापस जाना ही था। यहाँ पर वह ये बता रहे हैं। मगर कर्जन दूसरे कार्यकाल के लिए भारत आए तो उन्होंने मुंबई में उतरते वक्त कहा था, यहाँ से जाते समय मैं भारत को ऐसा बनाकर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले शासकों को वर्षों तक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो वर्षों तक चैन की नींद सो सकते हैं। मगर इसका हुआ उल्टा। हुआ क्या कि जब दूसरी बार वह आए तो वह अपनी दमनकारी नीतियों के कारण वापस चले गए, और उनका एक प्रॉफिट भी था, एक उनको लाभ था कि वह अपने साथी को नियुक्त भी करना चाहते थे, जिस कारण से उनको वापस जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। कर्जन ने अपनी गलत नीतियों के कारण पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, जिससे चारों ओर अशांति फैल गई। इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत आने वाले नए शासकों को अगले कई वर्षों तक बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेखक आगे कहते हैं कि इस देश में कर्जन ने जितनी इज्जत पाई या जितना बड़ा ओहदा पाया, यहाँ से जाते समय सब खत्म हो गया। जितनी शान और शौकत कर्जन ने दिल्ली दरबार में देखी, उतनी तो अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर, या बगदाद के खलीफा अबुल हसन ने गद्दी पर बैठकर भी नहीं देखी होगी। यानी भारत आकर लॉर्ड कर्जन ने अथाह मान सम्मान व दौलत कमाई। कर्जन की इस देश में इतनी शान थी कि वो और उसकी पत्नी सो सोने से बनी ही कुर्सी पर बैठते थे, और देश के सभी राजा महाराजा सबसे पहले उसी को सलाम करते थे। जुलूस में कर्जन का हाथी सबसे आगे व सबसे ऊंचा होता था। यानी ईश्वर व इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में कर्जन का दर्जा ही सबसे ऊंचा था। लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई
कि एक प्रधान सेनापति को भी उससे बड़ा माना जाने लगा है। लेखक कहते हैं, वैसे तो कर्जन को बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति माना जाता था, मगर कौंसिल में ऊट-पटांग कानून पास करने वक्त उसकी यह गंभीरता नज़र नहीं आती थी। धीरे-धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा और बार-बार इस्तीफे की धमकी देने के कारण उसे अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा। होता क्या था कि वह बोलते थे कि अगर मेरा एक्ट पास नहीं होगा या मेरा कानून पास नहीं होगा, तो वह अपने पद से भी हाथ धो देंगे, मतलब पद से इस्तीफा दे देंगे, और जिससे हुआ भी है। इस देश में हाकिम कर्जन के इशारे पर नाचते थे और सभी राजा महाराजा उसके एक इशारे पर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। कर्जन ने इस देश में कई राजाओं को बर्बाद कर दिया, तो कई नालायकों को ऊंचे ओहदों पर भी बिठाया। यह सब क्या होता था, वह अपने ही लाभ के लिए करते थे कि अच्छे राजाओं को उन्होंने हटवा दिया और अपनी उनकी जगह नालायकों को ऊंचे पद पर बिठा दिया। उसने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया और बंगाल को दो भागों में बांट दिया। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा अनुसार एक पद पर न बैठा सका, तो गुस्से से उसने इस्तीफा दे दिया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो बच्चे, जो अहम के कारण जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, तो उनका अंत भी ऐसे ही होता है। तो उसे अपनी क्या था, अपनी शक्ति के ऊपर, अपने सीट के ऊपर इतना नाज हो गया कि उसने सोचा कि अब मैं सब काम कर सकता हूँ, किसी को भी निकाल सकता हूँ, किसी को भी पद पर बिठा सकता हूँ। लेकिन उनके ऊपर तीसरी शक्ति काम कर रही थी। तो यहाँ पर जो तीसरी शक्ति थी वह थी क्वीन, जो महारानी थी इंग्लैंड की। उनके इशारों पर ही सब कुछ होता था। यानी वह अपनी मर्जी से एक अफसर तक की नियुक्ति नहीं कर सका, उल्टा उसे अपना पद भी गंवाना पड़ा। कर्जन के लिए इससे भी अधिक दुखदाई यह रहा कि उसे नए वायसराय के आने तक अपने पद पर अनिच्छा से बने रहना पड़ा। इसके बाद लेखक कर्जन से सवाल करते हुए कहते हैं कि कर्जन, आप यहाँ क्या करने आए थे, क्या करके चले गए? राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के हित में कार्य करे, लेकिन आपने इस देश की प्रजा के हित में कोई कार्य नहीं करा। आंख बंद कर मनमाने हुक्म चलाना, प्रजा की कोई बात न सुनना, प्रजा की आवाज़ को दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध अपनी जिद से काम करना, क्या यही सुशासन है? उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वह हुक्म चलाते थे, वह प्रजा की कोई बात को मानते ही नहीं थे, इवन सुनते तक नहीं थे, और प्रजा की आवाज़ को दबाते थे कि जिससे कि प्रजा का कोई मनमाने कार्य नहीं चलेगा, और अपनी ही जिद में सारे कार्य करते थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं, केसर या कैसर शब्द जर्मन तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग होता था, और जार रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। वह भी कभी कभी अपनी प्रजा की बात सुन लेते थे। जो कैसर शब्द था, मतलब जो कैसर होते थे, वो भी क्या करते थे, तानाशाह होते थे, तानाशाह शासक होते थे, लेकिन वह भी अपनी प्रजा की बात सुन लेते थे। और आसिफ शाह की प्रार्थना सुनकर नादिर शाह ने क्षण भर में ही दिल्ली में कत्लेआम रोकने का हुक्म दिया था। तो ये जो हुआ था, ये आसिफ शाह वाली जो वो बात बताते हैं कि वह बड़ा ही तानाशाह शासक था और वह कुछ भी नहीं देखता था। कत्लेआम करना उसका आम बात थी उसके लिए। फिर नादिर शाह के करने पर उसने अपने गले में तलवार लटका ली थी कि अगर तुम ये सब नहीं रोकोगे तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। तो एक पल भर में ही उसने दिल्ली में कत्लेआम रोक दिया था। लेकिन प्रजा की बात सुनना तो दूर, कर्जन ने उनको कभी अपने पास पटकने भी नहीं दिया, और 8 करोड़ भारतीय जनता ने कर्जन से बंगाल का विभाजन न करने की प्रार्थना की थी, जिससे अपनी जिद पूरी करने के लिए उसे अनसुना कर दिया।
हुआ यूँ कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो सब ने प्रार्थना की कि नहीं कर्जन आप ऐसा नहीं करो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी ज़िद पूरी करी और बंगाल का विभाजन कर दिया। लेखक कहते हैं कि इस देश की जनता अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि इस संसार में सभी चीज़ों का एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। इसलिए उनका यह दुख भरा समय भी एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। कि हम आशा करते हैं कि जब दुख के दिन होते हैं तो सुख के दिन भी आएंगे। तो यह कर्जन भी एक ना एक दिन वापस जाएगा। तो उनको सबको ये आशा थी कि इन सब जो चीज़ हो रही हैं दमनकारी नीतियों का भी एक ना एक दिन अंत होगा ही। लेकिन कर्जन इस भूमि यानी भारत भूमि की महिमा न तो समझ पाया और न ही देश के लोगों का प्यार व विश्वास जीत पाया, जिसका लेखक को बहुत दुख है। तो अगर वह कर्जन कृतज्ञता समझ पाते इस भूमि की, भारत भूमि की, तो उसका अंत या उनका अंत ऐसा नहीं होता। तो इस बात का लेखक को भी बहुत दुख है। लेखक कहते हैं कि कर्जन ने इस देश की शिक्षित जनता पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मगर वह यहाँ की उस अनपढ़ जनता के बारे में कभी कभार सोच लिया करता था, जो नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की प्रशंसा के गीत गाती है। राजकुमार नर सुल्तान ने अपने जीवन में कई साल नरवरगढ़ में बिताए थे, जब उसके जीवन में संकट आया था। लेखक कहते हैं कि कर्जन ने इस देश की ये तो हमने पढ़ लिया। और अंत में उसे नरवरगढ़ में चौकीदारी से लेकर अनेक ऊंचे पदों तक में काम भी किया। लेकिन जब वह नवरगढ़ से अपने घर लौटने लगा तो वह नवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूला। विपत्ति के समय पनाह देने वाला नवरगढ़ ही जो उसके ढेरों व आशीर्वाद की शुभकामनाएं भी थी। कि मतलब हमें जो विपत्ति में हमारे साथ आए, हमारे काम आए, जो हमारी हेल्प करे, हमें उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। और अंत में लेखक कर्जन से कहते हैं कि हे कर्जन, जिस देश ने तुमको इतना सब कुछ दिया, क्या इस देश से जाते वक्त तुम इस देश का शुक्रिया अदा करते नहीं जाओगे? क्या तुम यह कह पाओगे कि हे भारत, मैंने तेरी बदौलत सब कुछ पाया, धन दौलत, शान शौकत, रुतबा, सब कुछ हासिल किया। तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मैंने तुझे नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो यह लेखक का कहना गलत ना होगा कि इस देश ने सबको ही सब कुछ दिया है। चाहे पहले कितने ही आज़ादी से पहले कितने ही शासक आए जिन्होंने यहाँ पर रूल किया, तो सब कुछ ना कुछ लेके ही गए, लेकिन उनका अंत बुरा ही होता है। कि जो जनता को दुख देता है, जो आम जनता को दुख देता है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, तो उन सब का अंत ऐसा ही होता है। हे संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तब तक मैंने तेरी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। अब मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, इसलिए अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं तेरे लिए प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले शासक तेरे इस महान गौरव को समझे। कर्जन, आप इतना तो कर ही सकते हैं, और इतना कहने मात्र से ही देश तुम्हें माफ़ कर देगा। कि हमारे देश की जनता इतनी भोली है, इतनी साफ मन की है। अगर तुम जाते जाते अगर यह बोल जाते कि मैं तुम्हारे आभारी हूँ जनता, कि तुम्हारी वजह से ही मुझे गौरव और यश प्राप्त हुआ, और तो तुम इतना तो बोल ही सकते थे। मगर कर्जन, तुम्हारे अंदर इतनी उदारता कहाँ है? अगर उदारता होती तो वह ऐसे घिनौने कृत्य नहीं करता, न बंगाल का विभाजन करता, और प्रेस की स्वतंत्रता पर निरंकुश नहीं लगाता, मतलब उसको नहीं रोकता। यानी तुम इतने कृतज्ञ कहाँ हो? तो यहाँ पर लेखक उसी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि अगर तुम माफ़ी मांग लेते, या तुम
धन्यवाद ही दे देते, जनता को ही बोल देते कि तुमने मतलब मेरे को सहा, इतना मेरे सहन किया, तो तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यह करना कर्जन के लिए असंभव था। तो बच्चों, आई होप आपको ये पाठ का सार अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।